दोस्तों जोहार। आज हम देखेंगे झारखंड के क्षत्रिय राजवंश को और हम ये देखेंगे कि झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने करी। झारखंड आपको पता है कि जंगल पहाड़ों का एक राज्य है, एक जगह है और यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते थे, जनजाति लोग ज़्यादा रहते थे या रहते भी हैं। तो ऐसे में झारखंड में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है इसे किसने शुरू करी, इसे हम देखेंगे। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए उपयोगी है जो जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में जिनको रुचि है। सबसे पहले ये इस सवाल का आंसर अगर हम करें कि किस जनजाति ने यहाँ पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करा, तो इसका सही आंसर मुंडा जनजाति होगा। जी हाँ, मुंडा जनजाति ने सबसे पहले झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करी थी और उसमें एक नाम आता है ऋषा मुंडा का। ऋषा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये ख्याल करा कि अब झारखंड में भी अपना राज्य होना चाहिए। तो ऋषा मुंडा ने शुरुआत करी इस प्रक्रिया की। हालांकि वे खुद राजा नहीं बने, जबकि बल्कि वे एक शासक बनाए और उसे हम प्रथम शासक कह सकते हैं। वे शासक थे सुतिया पाहन, यानी ऋषा मुंडा ने खुद शासन ना करके सुतिया पाहन को यहाँ का शासक बनाया और इसे हम कह सकते हैं कि ये सुतिया पाहन जो हैं वो मुंडा राज के प्रथम शासक थे। ये सुतिया पाहन जो थे ये अपने नाम पर इस राज्य का जो नाम रखा और नाम रख दिया सुतिया नागखंड। सुतिया पाहन चूँकि वो शासक थे और उन्होंने अपने नाम पर इस राज्य का नाम क्या रख दिया, सुतिया नागखंड। और संजोग से या दुर्भाग्यवश कहें कि ये राज्य बहुत दिन तक नहीं चला। इन मुंडाओं का जो राज था वो बहुत दिन तक नहीं चला और इसके अंतिम जो शासक थे वो मदरा मुंडा बने। मदरा मुंडा इसके अंतिम शासक थे। फिर से एक बार देख लें कि ऋषा मुंडा ने झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करी और उन्होंने सुतिया पाहन को पहला शासक घोषित करा और ये पहले शासक थे और इन्होंने अपने नाम पर इस राज्य का नाम रखा सुतिया नागखंड। और ये जो राज्य था इसमें 7 गढ़ थे और 21 परगने थे। इसे भी मैं लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ ना, उसके बाद थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। सुतिया पाहन ने करा था और ये जो राज्य था सुतिया नागखंड वो 7 गढ़ में विभक्त था। और 7 गढ़ का आप नाम देख लें। इस 7 गढ़ में एक हो गया आपका हजारीबाग, फिर आपका हो गया सिंहगढ़ जिसे आप आज के डेट में सिंहभूम के नाम से जानते हैं। फिर एक हो गया मानगढ़ जिसे आज के डेट में या बाद में इसे मानभूम कहा गया, हालांकि ये धनबाद का एरिया आज के डेट में है। फिर आप देख लें केसलगढ़ था, एक आपका लोहागढ़ था जिसे आज के डेट में आप लोहरदगा के नाम से जानते हैं और एक आपका सुरभूमगढ़ था, सुरभूमगढ़ जो आज का सुरगुजा है और एक आपका है पालूनगढ़, पालूनगढ़ जिसे आज के डेट में हम पलामू के नाम से जानते हैं। तो ये 7 गढ़ में विभक्त था आपका झारखंड राज्य। इसे आप जरूर याद रखेंगे। देख लें हजारीबाग, उसके बाद सभी में गढ़ लगा हुआ है, सिंहगढ़, मानगढ़, केसलगढ़, लोहागढ़, सुरभूमगढ़ और पालूनगढ़। और इससे आप देख सकते हैं कि लगभग संपूर्ण झारखंड इसमें कवर हो रहा था, पूरा आच्छादित था। तो आप कह सकते हैं कि सुतिया नागखंड जो था वो झारखंडी था असल में। और इसे 21 परगनों में विभक्त किया गया था। हालांकि ये चूँकि 21 है तो इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस आप ये जानें कि 21 परगनों में इन्हें बांटा गया था। और इसके जो अंतिम शासक थे मैंने अभी बताया कि वो मदरा मुंडा थे। इसके बाद ये राज खत्म हो गया और इसके बाद आपका नागवंश आएगा। एक बार देख लें आप सभी से। अब हम यहाँ पर नागवंश की शुरुआत करते हैं। चलिए, नागवंश में आप देखेंगे कि यही मदरा मुंडा होते हैं और जो नेता लोग होते हैं यहीं से आपका नागवंश का स्टार्ट होता है। असल में हुआ ये था कि एक बनारस की ब्राह्मण कन्या थी पार्वती और एक पुंडरिक नाग थे। उनका एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम था फनी मुकुट राय और उसे फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा और जो नेता थे उन्होंने अपना नेता चुन लिया।
तो मदरा मुंडा और जो सहयोगी उनके थे उन्होंने इन्हें अपना नेता चुन लिया। तो फनी मुकुट राय इस तरह से अब नए राजा बन गए और इन्हें आप कह सकते हैं नागवंश का संस्थापक। इन्होंने नागवंश की स्थापना करी फनी मुकुट राय ने। इसके बाद आप देखेंगे, मैंने कहानी बताया, एक किंवदंती है कि फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग और एक बनारस की ब्राह्मण कन्या पार्वती का बेटा था और इसे मदरा मुंडा और उसके सहयोगियों ने ही नेता चुना था और शासक बनाया और यहीं से नागवंश की स्थापना हो जाती है। इसका टाइम काल 10वीं सदी आप कह सकते हैं माना जाता है और ये दिया था जे रिड साहब ने। जे रिड ने ये ख्याल मतलब ये अनुमान लगाया बहुत सारे साक्ष्य के आधार पर कि 10वीं सदी में शुरुआत मानी जा सकती है नागवंश का या फिर नागवंशी राज का। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाई सुतियाम्बे को। इनकी जो राजधानी थी वो सुतियाम्बे बना और इन्होंने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। याद रखेंगे कि फनी मुकुट राय जो थे वो सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाए थे और ये पंचेत राज से विवाह अपना करा था और पंचेत राज के सहयोग से इन्होंने क्योंझर राज को हराया था। पंचेत राज के सहयोग से फनी मुकुट राय ने क्योंझर राज को हराया था और इन्होंने सुतियाम्बे में एक मंदिर बनाया था, सूर्य मंदिर, और ये बहुत सारे गैर आदिवासियों को लाकर झारखंड में बसाए थे या फिर रांची के आसपास के एरिया में बसाए थे। तो आप याद रखेंगे फनी मुकुट राय पहले शासक थे नागवंश के। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरे शासक इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं मुकुट राय। इनके बाद आते हैं मुकुट राय के बाद आपके आते हैं मदन राय और मदन राय के बाद जो आते हैं वो प्रताप राय आते हैं। और प्रताप राय के बारे में थोड़ा हम जान लें, ये चौथे नागवंशी शासक थे। आप देख भी रहे 1, 2, 3 और ये 4, ये चौथे नागवंशी शासक थे और इन्होंने क्या करा था कि राजधानी को चेंज करा और जो राजधानी अभी तक सुतियाम्बे थी उसे इन्होंने चेंज करके चुटिया में ले आया। तो इसलिए ये फेमस है कि जो प्रताप राय थे, जो चौथे नागवंशी शासक थे, वे राजधानी को बदलकर सुतियाम्बे से हटाकर चुटिया में ले आए और ये चौथे नागवंशी शासक थे। चलिए, उम्मीद है आपने समझा होगा। अब देखिए प्रताप राय के बाद और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो सभी राजाओं के नाम आपको याद नहीं करने, नहीं जानने उनके बारे में, हमको जानना है उन राजाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण थे। इनके बाद एक राजा आता है भीमकर्ण। भीमकर्ण, अभी आपने देखा कि जो 4 राजा थे वो असल में राय टाइटल रख रहे थे, अंतिम सरनेम राय रख रहे थे। यहाँ से कर्ण की उपाधि स्टार्ट हुई। इनमें एक चीज़ था कि आप ये समझे, एक कलचुरी वंश था, तो कलचुरी राजा से प्रभावित होकर इन्होंने राय की जगह कर्ण कर लिया, तो भीमकर्ण हो गया। इन्होंने अपना जो राजधानी था उसे स्थानांतरित करा और अभी चुटिया था, चुटिया के बाद इन्होंने राजधानी बदल दिया और ये राजधानी को ले आए खुखरा में। खुखरा में, और ये 1122 की घटना है। तो देखिए इस समय में आपके मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए थे, तो उन आक्रमणकारियों से बचने के लिए, क्योंकि चुटिया जो था ना वो बंगाल जाने के रास्ते के नज़दीक था, तो उन आक्रमणकारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए भीमकर्ण ने क्या करा कि अपनी राजधानी को खुखरा में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि हम थोड़े आराम से रह सकें, बच सकें मुस्लिम आक्रमणकारियों से। भीमकर्ण ने और क्या किया, तो एक भीम सागर बनवाया। भीम सागर आप कह लें कि तालाब या झील जो कह लें, ये इसका निर्माण इन्होंने करवाया भीम सागर का, भीमकर्ण ने। और क्या हुआ था इनके टाइम में, इनके टाइम में ये हुआ था कि जो सरगुजा के रक्सेल राजा थे उन्होंने अटैक करा था। सरगुजा के रक्सेल राजा एक बड़ी सेना के साथ नागवंश पर अटैक करे थे और बरवा का युद्ध हुआ था। देख लें, वो युद्ध था बरवा का युद्ध, और संजोग से उसमें जो रक्सेल राजा थे उनकी हार हो जाती है। रक्सेल राजा जो कि सरगुजा के थे वे हार जाते हैं और वे वापस उनको ढकेल दिया जाता है सरगुजा की तरफ। अब क्या है कि भीमकर्ण के पास बरवा भी आ गया
और क्या आ गया, टोरी परगना भी इनके हाथ में आ गया, इनका साम्राज्य और फैल गया। साथ में इन्होंने रक्सौलों को लूटा, जमकर लूटा, तो धन संपत्ति भी इनके पास आ गई। और उस लूट में एक वासुदेव की मूर्ति भी इनके हाथ लगती है, उसी लूट में एक वासुदेव की मूर्ति इनके हाथ लगती है। आप इसे याद रखिए क्योंकि अब इसकी बात आगे भी करेंगे, है ना। तो वासुदेव की मूर्ति भीमकर्ण के हाथ में लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट राजा थे, एक महत्वपूर्ण राजा थे। इसके बाद आप देखेंगे कि शिवदास कर्ण आते हैं और उनकी बात थोड़ी सी हम कर लें, है ना। शिवदास कर्ण का जो टाइम पीरियड था, इससे पहले मिटा देते हैं, है ना। भीमकर्ण के बारे में इतना ही आप जान लें कि इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज करा, चुटिया से खोखरा ले गए, साथ में सरगुजा के जो रक्सौल राजा थे उन्हें हराया और टोरी और बरवा पर कब्जा कर लिया। साथ में वासुदेव की मूर्ति भी इन्हें प्राप्त होती है और वो वासुदेव की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध थी उस समय की, बहुत लुभावनी थी, आकर्षक थी। इनके बाद एक राजा आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके शिवदास कर्ण आते हैं। शिवदास कर्ण ये इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने घाघरा के पास, घाघरा यानी गुमला, है ना, घाघरा के पास हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। हापा मुनि मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था और वह टाइम था आपका 1401 ईस्वी का। देखेंगे अब हम 15वीं शताब्दी में आ गए। 1401 ईस्वी में इन्होंने हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया और हापा मुनि मंदिर में विष्णु भगवान की, यानी विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने करवाई। और जो इनके पुरोहित थे वो एक मराठा ब्राह्मण थे। इनके पुरोहित जो थे वे एक मराठा ब्राह्मण थे, उनका नाम सियानाथ देव था और उनके द्वारा इन्होंने 1401 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मंदिर आपका घाघरा में है और ये घाघरा गुमला जिले में पड़ता है। तो शिवदास कर्ण के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। इसके आगे देखें, इसके बाद एक राजा आते हैं प्रतापकर्ण और ये असल में लोधी वंश के समकालीन थे, आप कह लें। प्रतापकर्ण आते हैं। प्रतापकर्ण भी बहुत कह लेंगे प्रतापी राजा थे और इनके काल में क्या हुआ था कि घटवारों ने विद्रोह कर दिया था। इवन तमाड़ के राजा ने इन्हें अपने राजधानी खुखरागढ़ में ही कैद कर दिया था। तो प्रतापकर्ण ये एक प्रसिद्ध थे राजा। इसके बाद एक जो ज़्यादा आपको याद करना है, बहुत आपको याद नहीं रखना, एक छत्रकर्ण थे। प्रतापकर्ण के बाद जो राजा बने थे वो छत्रकर्ण थे। इनके बारे में आप देख लें तो छत्रकर्ण ने क्या करा था कि वही याद करें वासुदेव की मूर्ति को, वासुदेव की जो मूर्ति वहाँ पर मिली थी उसे इन्होंने कोराम्बे में प्रतिष्ठापित कराया था। कोराम्बे में इन्होंने उस वासुदेव की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करवाया और इसलिए ये प्रसिद्ध हुए। और ऐसा माना जाता है, ऐसा किंवदंती है कि वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संत थे। ये इस मूर्ति से आकृष्ट होकर ये बंगाल से मथुरा जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे थे? क्योंकि ये बंगाल के थे और बंगाल से मथुरा जा रहे थे, तो इन्हें पता चला कि कोराम्बे में एक वासुदेव की मूर्ति है जो कि बहुत आकर्षक है। उससे प्रभावित होकर ये झारखंड आते हैं। चैतन्य महाप्रभु झारखंड आते हैं उस मूर्ति से आकृष्ट होकर। और ऐसा कहा जाता है कि पंच परगना में एक कुछ दिन रहे थे और अपने मत का, अपने विचार का इन्होंने प्रचार करा था। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु थे ये इस दौरान झारखंड आए थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1485 से 1527 था। ये इनका टाइम पीरियड है। तो ये झारखंड से गुजरे थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वैष्णव संत झारखंड से गुजरे थे? तो चैतन्य महाप्रभु। और क्यों? क्योंकि ये वासुदेव की मूर्ति से आकृष्ट होकर यहाँ पर आए थे और वो वासुदेव की मूर्ति को छत्रकर्ण ने कोराम्बे में प्रतिष्ठापित किया था। तो ये आपका नागवंश से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब राजधानी को हम देख लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो राजधानियाँ हैं नागवंश की, क्योंकि नागवंश का आप देखते हैं कि 1485 या 1500 के आसपास की कहानी मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे तो और भी चीज़ें हमको मिलेंगी, उसे हम अगले वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे।
एक शॉर्ट्स मैं आपको बनाकर डाल दूंगा व्हाट्सएप यूट्यूब पर, और उसमें मैं जो नागवंश के सभी जो राजधानियाँ थीं, जो 7 राजधानियाँ रहीं शुरू से लेकर आधुनिक काल तक, उन सभी को एक शॉर्ट्स में बनाकर डाल दूंगा। आप उसे देख लेंगे तो आपको वो 7 राजधानियाँ क्रम में याद हो जाएंगी और आप उसे उसी क्रम में याद रखेंगे ताकि आप क्वेश्चंस कर सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम फिर आएंगे आपके पास इसके आगे का वीडियो लेकर, ताकि आपकी झारखंड की तैयारी मजबूत हो सके और आप अपनी दावेदारी पेश कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।